चैप्टर 6 की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां एमसी के सामने एक विशाल व्यक्ति खड़ा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह यांग चेन पर हमला करने ही वाला है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम भागे नहीं, तुम तो मुझे देखते ही भाग जाते थे। यही व्यक्ति दूसरा एल्डर गुर्रून है, जिन्हें सब एल्डर ली के नाम से भी जानते हैं। यांग चेन संकोच भरे स्वर में जवाब देता है, किसी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं भागा तो वह मुझे बहुत मारेगा। एल्डर ली हंसते हुए पूछते हैं, कौन है जो तुम्हें मारेगा? यांग चेन तुरंत से कहता है, तुम। और कौन? यह सुनकर एल्डर ली हंस पड़ते हैं और पुनः उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, अब तो तुम मुझे जवाब भी देने लगे हो। यांग चेन अपने मन में सोचता है कि आखिर एल्डर ली हमेशा उससे इतना जुड़े क्यों रहते हैं। संभवतः इसका कारण यह है कि वह क्लैन हेड का इकलौता बेटा है। तभी वीसियोल एल्डर ली को देखकर कहती है, अरे भालू, भालू बहुत टेस्टी होते हैं, और घोड़े भी। यह सुनते ही एल्डर ली उसकी ओर घूर कर देखते हैं, जिससे वीसियोल बहुत डर जाती है। घबराई हुई वह यांग चेन के पीछे छिप जाती है और कांपते हुए कहती है, मैं अब भालू कभी नहीं खाऊंगी। यांग चेन मुस्कुराते हुए कहता है, एल्डर, अगर आप ऐसे किसी को घूरेंगे तो वह डर ही जाएगा। एल्डरली हंसते हुए पूछते हैं, क्या यह लड़की तुम्हारी पत्नी है? एमसी जल्दी से जवाब देता है, ये क्या कह रहे हो, इसके कपड़े देखो, ये मेरी नौकरानी है। एल्डरली हल्का मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओह, ऐसा क्या? फिर वह आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अब जाकर आराम करो, कल असेंबली में तुम्हें आना है, और हाँ, अगर तुम भागे तो गए काम से। यांग चेन सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, और वहां से चला जाता है। जैसे ही यांग चेन दूर जाता है, एल्डरली खुद से बोलते हैं, इस बार यांग चेन में कुछ तो अलग है। अगली सुबह यांग चेन की आंख खुलती है और वह सोचता है कि असेंबली सुबह शुरू हो जाएगी, लेकिन बाहर की लंबी कतार देखकर उसे एहसास होता है कि उसे दोपहर तक इंतजार करना पड़ेगा। वह यह देखकर आश्चर्यचकित होता है कि तलवार यूनिट में भर्ती होने के लिए इतने लोग आए हैं। मोयुन सिर हिलाते हुए सहमति जताता है। तभी यांग चेन नोटिस करता है कि वीसीओल अभी भी डर के मारे सहमी हुई है। वह धीरे से बोलती है, कहीं वह भालू ग्रैंडपा मुझे खाने तो नहीं आ जाएगा? क्या हम उसे हाइबरनेट में जाने के लिए नहीं कह सकते? यंग चेन हंसते हुए कहता है, अभी बसंत का मौसम है, भालू ठंड में सोने जाते हैं। अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा था तो तुम्हें अपने कमरे में रहना चाहिए था। वीसियोल जवाब देती है, मेरे दादा ने मुझे आपके साथ रहने को कहा है। यांग चेन सोचता है, अब मैं इसे अलायंस लीडर की बात मानने से कैसे रोक सकता हूं। यंग चेन सियोल को दिलासा देते हुए कहता है, डरो मत, मेरा बॉडीगार्ड भालू ग्रैंडपा को हरा देगा। वी सियोल उत्सुकता से पूछती है, सच में? मोयुन जिज्ञासु होकर पूछता है, भालू ग्रैंडपा कौन है? यांग चेन जवाब देता है, सेकंड एल्डर, और कौन? यह सुनकर मोयुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कहता है, क्या हरा दूंगा? मैं तो उनके कपड़ों को भी छू नहीं सकता, और आप उनके बारे में थोड़ा तमीज से बात करें। यांग चेन सियोल की ओर देखते हुए मजाक में कहता है, लगता है यह तुम्हें आज खा जाएगा। सियोल डर जाती है, लेकिन फिर भीगी आवाज में कहती है, अगर भालू ने मुझे खा लिया तो मैं भूत बन जाऊंगी। तभी उसकी नजर खाने के स्टॉल पर पड़ती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह उत्साहित होकर कहती है, ग्रैंडपा ने कहा है कि जो लोग खाना खाकर भूत बनते हैं वे बहुत सुंदर होते हैं, खासतौर से वे जो डम्पलिंग खाकर भूत बनते हैं। यांग चेन हंसते हुए कहता है, जाओ, खा लो। मोयुन थोड़ी गंभीरता से कहता है, आप इस नौकरानी पर कुछ ज्यादा ही ध्यान नहीं देते, कहीं कोई खास बात तो नहीं है? यांग चेन मन ही मन सोचता है, अगर तुम जानते कि विसियोल अलायंस लीडर की पोती है तो तुम भी ध्यान देते, लेकिन वह इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। मोयुन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, आप वैसे बिल्कुल नहीं हैं जैसा लोग आपके बारे में कहते हैं। यांग चेन मजाक में जवाब देता है, अब तुम एक डंपलिंग पर ज्यादा सोच रहे हो। तभी दृश्य बदलता है और दो लड़कियां नजर आती हैं जो काले वस्त्र पहने हुए हैं। वे यांग चेन को देखकर स्तब्ध रह जाती हैं और यांग चेन भी उन्हें देखकर चौंक जाता है। मोयन पूछता है, यंग मास्टर, ये दोनों आपको इस तरह क्यों देख रही हैं? क्या आप इन्हें जानते हैं? यांग चेन अपने मन में सोचता है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूं? ये ब्लैक ड्रेस, काले बाल और वह अंगूठी जिसमें एक खास सिंबल बना हुआ है। फिर वह खुद से बोलता है, ये लड़कियां हैंग पेंग कबीले से हैं और इनमें से एक कभी मेरी होने वाली पत्नी थी। और इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहां हमें पता चलता है गु क्लैन के उत्तराधिकारी यांगचेन का विवाह पेंग क्लैन की एक लड़की से तय था। यह एक परंपरागत अरेंज मैरिज थी जो दोनों परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए निश्चित की गई थी। उनकी उम्र भी लगभग समान थी, जिससे यह रिश्ता और स्वाभाविक लगता था। लेकिन सब कुछ तब बिगड़ गया जब पेंग क्लैन ने यांगचेन के बारे में कुछ अफवाहें सुनी। जो अफवाहें केवल हवा में उड़ने वाले शब्द नहीं थीं, बल्कि आधे सच पर आधारित थीं। हालांकि उन अफवाहों से भी बड़ा झटका तब लगा जब यांगचेन ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने उनके रिश्ते की अंतिम डोर भी तोड़ दी। एक ही क्षण में वह रिश्ता, जो बचपन से तय था, बिखर गया। फिर सीन वापस उस सड़क पर आता है। वो दोनों ही एक दूसरे से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही है? लेकिन यांगचेन उससे थोड़ा रूडली बात करता है। तो वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम भूल गए हो मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूं, तो तमीज से बात करो।
फिर यांग चेन मजाकिया ढंग से माफी मांगता है और कहता है, अब ठीक है। तब तक वी सियोल खुश होते हुए डंपलिंग लेकर आ जाती है और यांग चेन उस लड़की को मैं बिजी हूं कहकर जाने लगता है। फिर वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की अपने मन में सोचने लगती है, वाह, मुझे इस गधे से तभी मिलना था जब मैं अपने भाई को खोजने में परेशान हूं। तभी वो विसियोल को देखकर सोचती है, मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। क्या ये इसकी नौकर है? लेकिन इतनी प्यारी नौकर इसके पास क्या कर रही है? कहीं ये सुधर तो नहीं गया? फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहां यांग चेन ने बहुत अकड़ कर उससे कहा था, तुम्हारी औकात क्या है? तुम बस एक मामूली कॉन्क्यूबाइन की बेटी हो और कुछ नहीं तो अपनी हद में रहो। ये सुनते ही वो लड़की यांग चेन का कॉलर पकड़कर गुस्से में कहती है, क्या कहा तुमने? तो यांग चेन आग में घी डालते हुए कहता है, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तो वो लड़की बिना सोचे उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। फिर वो उसे लकड़ी की कुर्सी से मारने के लिए कुर्सी लेती है, पर उसकी मेड उसे समझाती है, ऐसा मत करो। लेकिन वो नहीं सुनती और कुर्सी उठाकर कहती है, मैं इस घटिया आदमी से शादी के लिए तैयार थी, इसकी सारी हरकत जानते हुए भी, सिर्फ अपने पेंग क्लैन के लिए। लेकिन ये बात बोलकर इसने अपनी औकात दिखा दी। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है। यांग चेन भी सियोल की मदद के लिए ही उससे कुछ डंपलिंग के डब्बे ले लेता है। ये देखकर वो लड़की दूर से सोचती है, इस बार इसमें कुछ अलग लग रहा है। ये मैं क्या सोच रही हूं? ये सुधर जाए हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या पता शायद। तभी अचानक से उसी जगह पर कोई चिल्लाता है जिससे यांग चेन और वी सियोल आपस में टकरा जाते हैं। मोइन पूछता है, आप ठीक हो यंग मास्टर? लेकिन वी सियोल को अपने डंपलिंग की पड़ी थी। वो पूछती है, यंग मास्टर मेरे डंपलिंग टोह नहीं गिरे? यांग चेन कहता है, मैं ठीक हूं लेकिन वहां चल क्या रहा है? फिर वो तीनों देखते हैं एक तगड़ा सा लड़का रजिस्ट्रेशन टेबल के पास बहस कर रहा होता है कि उसे भी सोड यूनिट में भर्ती होना है, लेकिन उसके पास वेरिफिकेशन कार्ड नहीं है। इसलिए गार्ड उसे कोई चोर डाकू समझ रहे थे जो कहीं से भाग कर आया है। ये सब देखकर मोयन कहता है, यंग मास्टर क्या हम इसे शांत करवाएं? यांग चेन कहता है, रहने दो, गु क्लैन के गार्ड्स उसे संभाल लेंगे। तभी एक गार्ड उस लड़के को बाहर निकालने आता है, लेकिन वो लड़का उस गार्ड को जमीन पर पटक देता है और कहता है, लो मैंने अपनी काबिलियत भी साबित कर दी, अब तो मैं अंदर जा सकता हूं। ये देखकर वीसियोल कहती है, यंग मास्टर अपने देखा उसने कितने मस्त तरीके से उसे पटका, मजा आ गया। मोयन पूछता है, यंग मास्टर अब तो मदद करनी पड़ेगी? तो यांग चेन कहता है, नहीं, मुझे किसी समस्या में नहीं फंसना, और जाने लगता है। तभी वो लड़का चिल्लाकर गार्ड से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पेंग क्लैन के वारिस का मजाक उड़ाने की? ये सुनते ही यंग चेन और वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं, क्या इसने पेंग क्लैन का वारिस कहा? और ये चैप्टर यहाँ के खत्म हो जाता है। आगे की कहानी के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।